ओके, अस्सलाम वालेकुम जी। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट बेसल गैंग्लिया। सो इसकी सबसे पहले हम लोग फंक्शन देख लेते हैं। ये हमारी जो वॉलेंट्री मूवमेंट्स होती हैं ना, और पोस्चर को एडजस्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इसके अलावा ये कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स से इनपुट रिसीव करता है, ठीक है, और आगे से नेगेटिव फीडबैक देता है कॉर्टेक्स को, ताकि मूवमेंट्स को मॉड्यूलेट किया जाए, ठीक है। इसके अंदर जो है आपके पास ये जो पेपर में MCQ का आया हुआ था ना, वो ये था कि द स्ट्राइटम किन चीज़ों से मिलकर बनता है और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस किन चीज़ों से बनता है। अच्छा, अब ये देखिए कि स्ट्राइटम एक बड़ी चीज़ है, ठीक है। इसके अंदर एक पूरा प्रॉपर एक न्यूक्लियस आएगा और एक पुटामेन। पुटामेन ना दोनों में कॉमन है, ठीक है, सो ये याद रख लें। और पुटामेन मोटर फंक्शंस के लिए होता है, ठीक है। और जो दूसरा ना कॉर्डेट न्यूक्लियस, एक बड़ा न्यूक्लियस कॉर्डेट, वो कॉग्निटिव फंक्शनिंग के लिए होता है, ठीक है। सो स्ट्राइटम इज मेड अप ऑफ पुटामेन प्लस कॉर्डेट न्यूक्लियस। लेकिन जो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस होता है वो इस पुटामेन के साथ अगर GP यानी ग्लोबस पैलिडिस को डाल दो ना, तो हमारे पास लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस बन जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो आपके पास ये लाइट ब्लू से दिख रहा है, ये पुटामेन है, ठीक है। और इसके बिल्कुल जो आपके पास पीछे नीचे जाके दिख रहा है एक और पिंक कलर का, वो ग्लोबस पैलिडस है, ठीक है। इन दोनों को मिला के क्या बना, आप बताएं? लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, ठीक है। और यही अगर ये वाला कॉर्डेट न्यूक्लियस को पुटामेन के साथ जोड़ दिया जाए, तो फिर आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, एक प्रॉपर स्ट्राइटम बन जाएगा, ठीक है। उसको स्ट्राइटम कहते हैं। तो ये MCQ पूछा पूछा गया था। इसको इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेते लोग, लेकिन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। ये FCPS पार्ट 1 में भी पूछा गया था। देन कम्स द, आपके पास इसके दो पाथवेज होते हैं, डायरेक्ट और एक्साइटेटरी पाथवे, ठीक है। डायरेक्ट पाथवे D1 रिसेप्टर्स के थ्रू एक्ट करता है और वो एक्साइटेटरी होता है, ठीक है। और जो इनडायरेक्ट पाथवे होता है वो इनहिबिटरी होता है। सही, यहाँ एक याद करोगे ना, दूसरा ऑपोजिट है। सो अब मैं ना बात करती हूँ डायरेक्ट पाथवे की। अच्छा, हुआ क्या, कॉर्टिकल इनपुट, मैंने बताया कि इनपुट जो है ना वो कॉर्टेक्स आती है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये ना फैसिलिटेट करता है ना मूवमेंट को, डायरेक्ट पाथवे एक्साइटेटरी होता है। तो ये कैसे काम करता है, ये आपके पास कॉर्टेक्स से इनपुट आई ग्लूटामेट के थ्रू, ये पता हो। उसने आगे जाके स्टिमुलेट किया गाबा, कहाँ से, स्ट्राइटम से। स्ट्राइटम बेसिकली गाबा रिलीज़ करता है, ठीक है। तो ये भी हमने इधर पीछे कहीं पढ़ा था कि न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस होता है जो कि बेसिकली गाबा सीक्रेट करता है, जो कि बेसिकली बेसल गैंग्लिया के अंदर लोकेटेड होता है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ से याद कर लो, गाबा होता है। कॉर्टेक्स ने ग्लूटामेट के थ्रू जो है ना स्टिमुलेट किया जो है ना इसको, स्ट्राइटम को, जिसने गाबा रिलीज़ किया। अब उसने बेसिकली क्या कर दिया, जो ग्लोबस पैलिडस एक इनहिबिटरीज का पार्ट होता है, एक एक्साइटेटरी पार्ट होता है, ठीक है। उसको इनहिबिटरी को ना गाबा से उससे रिलीज़ कराने को इनहिबिट करा दिया, ठीक है। जिसकी वजह से अब वो उसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, तो एक्टिवेट हो जाएगा थैलेमस, ठीक है। तो एक्टिवेट एक्टिवेट जब होता है ना थैलेमस, तो अपना काम ज़्यादा करेगा, यानी कि मोटर फंक्शन ज़्यादा, मोशन ज़्यादा करेगा, मूवमेंट ज़्यादा करेगा, एक्साइटेटरी, ठीक हो गया। देन कम्स इनहिबिटरी पाथवे और इनडायरेक्ट पाथवे। इसमें क्या होता है, कॉर्टिकल इनपुट वही उधर से आई, उसने स्टिमुलेट किया गाबा रिलीज़ को फ्रॉम द स्ट्राइटम, ठीक है। जिसने फिर आगे से गाबा रिलीज़ को इनहिबिट कर दिया फ्रॉम दूसरा वाला जो GPE था, ठीक है। जिसने बेसिकली फिर डिसइनहिबिट, वो उसका कंट्रोल चला गया, तो उसने क्या एक्टिवेट कर देना फिर इसको STN को जो है ना वो सब्सटेंशियल नाइग्रा को एक्टिवेट कर देना है, ठीक है। अब जो वहाँ पे इनपुट जब जाती है ना ग्लूटामेट के थ्रू सब्सटेंशियल नाइग्रा में, वो फर्दर रिलीज़ करती है गाबा को, गाबा रिलीज़ को स्टिमुलेट कराती है फ्रॉम GPI। ऊपर वाला जो है ना वो गाबा रिलीज़ फ्रॉम GPI, जो इनहिबिटरी वाला था ग्लोबस पैलिडस, उसको इनहिबिट करा रहा था, और ये वाला उसको स्टिमुलेट करा था, ठीक है। ऊपर वाला फिर आपके पास थैलेमस को स्टिमुलेट करा रहा था, फिर इसने जो है ना ऑब्वियसली थैलेमस को इनहिबिट करा देना है, फिर आपके पास मोशन कम हो जानी है, मूवमेंट कम हो जानी है। अब जो आपके पास सब्सटेंशियल नाइग्रा होता है ना, जो नाइग्रा स्टेटल पाथवे के अंदर होता है, ठीक है, जो वहाँ पे हमेशा डोपामिन होती है, ठीक है। वो जब रिलीज़ होती है तो वो स्टिमुलेट करती है हमेशा डायरेक्ट पाथवे को। कैसे, क्योंकि जाके D1 रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करती है, और मैंने बताया कि जो D1 रिसेप्टर है दैट इज फॉर डायरेक्ट पाथवे। सो उसके बाद ये इसके ऊपर बाइंड करेगी, एंड देन इट इनहिबिट्स द इनडायरेक्ट पाथवे, ठीक है, बाय बाइंडिंग टू D2 रिसेप्टर। तो ये सिंपल सी बात होगी। तो इस तरह से ना मोशन को इंक्रीज कराना है, ठीक हो गया। यू नीड टू रिमेंबर दिस। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज सेरिब्रल परफ्यूजन, राइट, कि आपके जो ब्रेन है ना उसमें कैसे ब्लड सप्लाई जाती है। तो जो सेरिब्रल परफ्यूजन है, अगर अपना जाहिर सी बात है ब्रेन को तो किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए ना ब्लड सप्लाई। सो देयर इज़ अ टाइट ऑटो रेगुलेशन प्रोसेस, ठीक है। वो खुद से अपना ऑटो रेगुलेट करता है ब्लड सप्लाई को। और ये कैसे डिपेंड होता है, बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस कि CO2 जब भी उसका नीचे होगा, ज़्यादा होएगा ना, तो तब आपके पास टाइट ऑटो रेगुलेशन होगी, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा या फिर सीवियर हाइपोक्सिया हो गया, सही है। इसके अलावा इट ऑल्सो रिलाइज ऑन द प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन मैप एंड ICP। मैप इज मीन आर्टीरियल प्रेशर एंड ICP इज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ठीक है। जैसे किसी बंदे का BP कम हुआ ना, और साथ ही उसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा हुआ ना, तो क्या होगा, बंदे का जो उधर BP कम हुआ तो उधर सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर यानी कि ब्लड ब्रेन को कम जा रहा है, ठीक है। उसकी वजह से फ़ौरन से कुशिंग रिफ्लेक्स जो है ना एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा, कुशिंग रिफ्लेक्स में क्या होता है, ठीक है, वो हमें पता होना चाहिए, लेकिन उससे पहले जल्दी से फार्मूला देख लें। जो CPP है ना, सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर, ये बेसिकली इन्हीं दो ऊपर वालों का माइनस करके आता है, यानी मैप माइनस ICP। ये देखिए फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, हाईलाइट किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कुशिंग रिफ्लेक्स फ़ौरन से एक्टिवेट हो जाता है, ताकि ब्लड को जो है ना ब्रेन को किसी भी तरह ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, ठीक है। उसमें फटाफट से क्या हो जाता है, बंदे को हाइपरटेंशन हो जाती है, ठीक है। और मैंने दो ये याद करने का, मैंने ये आप लोगों को बताया था कि जो हमारा जो चेस्ट होता है उसमें दो चीज़ें पड़ी हैं ना, लंग्स और हार्ट, ठीक है। वो दोनों कम हो जाएंगी और बाकी जो चीज़ बच जाती है ना वो ज़्यादा हो जाएगी।
अच्छा, आपके पास लंग्स का रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाएगा, इसके अलावा हार्ट रेट कम होएगा, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, और उसकी वजह से इसके अलावा तीसरी चीज़ जो थी हाइपरटेंशन हो जाएगी। दो चीज़ें कम एक चीज़ ज़्यादा, दैट इज़ बेसिकली कुशिंग्स रिफ्लेक्स, और ये बेसिकली रिस्पॉन्ड करती है टू इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि कुशिंग रिफ्लेक्स कब एक्टिवेट होता है, जब हमें पता बीपी कम हो या फिर उसका ऑपोजिट दिमाग के अंदर क्रेनियल प्रेशर ज़्यादा होए, तब इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये दोनों बातों से ये या ये इन दोनों बातों से कुशिंग रिफ्लेक्स एक्टिवेट, जिसके अंदर 3 कंपोनेंट्स है जो कि पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास थेरेप्यूटिक हाइपर वेंटिलेशन। अच्छा, हम लोग थेरेप्यूटिकली भी तो हाइपर वेंटिलेशन करते हैं ना कुछ डिजीज़ में। जैसे आप देखें कि आपके पास उसमें क्या होता है, उसमें CO2 जैसे ही कम होता है ना, तो ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर CO2 का कम हुआ, साथ ही वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाती है वहाँ पे। ठीक है, वेजो कंस्ट्रक्शन की वजह से ऊपर ब्रेन को कम ब्लड सप्लाई पहुँचेगा। ठीक है, जब उधर कम जाएगा तो उसकी वजह से ICP कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमने किसी जिन डिजीज़ में ICP को कम कराना होता है ना, किन में होता है, जब सेरेब्रल एडीमा हुआ हुआ है, ठीक है, उसमें ICP ज़्यादा वो होता है, ठीक है, उसमें कम कराना है सेकेंडरी टू स्ट्रोक पेशेंट्स में। ठीक है, और वो कोई और इंटरवेंशन को रिस्पॉन्ड नहीं करे, तो फिर मैंने ICP को कम करने के लिए क्रिटिकली हाइपर वेंटिलेट करने के लिए भी हम ये यूज़ करते हैं। देन कम्स, ये मैंने आपको बताया कि सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर इज इक्वल टू मैप माइनस ICP। ये पेपर में कोई ना कोई वैल्यूज़ दे के ना पूछा जाता है कि बताएं मैप कितना है, अब बताएं सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर कितना है। ठीक है, तो आप वो प्लस माइनस करके बता सकते। अगर मैप निकालना हो तो यही ICP इधर माइनस और उधर जाके प्लस हो जाएगा। अगर आपके पास ये CPP 0 है ना, ये देखिए ये CPP, अगर तो ये बिल्कुल परफ्यूजन प्रेशर ऊपर 0 है, ठीक है, तो फिर कोई सेरेब्रल परफ्यूजन नहीं है, तो ब्रेन की डेथ हो जाएगी। ठीक है, और ये किन किन डिजीज़ में होता है, जैसे कॉमा में बंदा गया हुआ है, जैसे ब्रेन स्टेम के रिफ्लेक्सेस अगर एब्सेंट है, या फिर अपनिया है, सेशन ऑफ ब्रीदिंग। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हाइपोक्सीमिया, यानी कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई जब कम होती है तो वो क्या करता है, वो आपके पास जो ऑक्सीजन जैसे ही कम हुई ना, तो उसने CPP को सिर्फ ज़्यादा करता है। ठीक है, अच्छा, हाइपोक्सीमिया इंक्रीजेज सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर ओनली जब आपके पास ऑक्सीजन जो है ना कितना कम पहुंचे, 50 से कम पहुंच जाए। ठीक है, और जब आपके पास सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अंटिल CO2 इज मोर देन 90। तो ये दो कट ऑफ वैल्यूज ना, ऑक्सीजन की क्या और CO2 ज़ाहिर है ज़्यादा होता है तब काम ख़राब होता है, तो कितना ज़्यादा, 90 से ज़्यादा। ऑक्सीजन जब कम होता है तब काम ख़राब होता है कितना कम, 50 से कम। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज़ जो है ना वो आपको पता होना चाहिए, राइट। फिर एक छोटा सा टॉपिक है ये होमनक्यूलस का। ठीक है, दिस वन होमनक्यूलस, ये क्या होता है, ये हमारे ना ब्रेन के अंदर ना टोपोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होती है मोटर और सेंसरी दोनों एरियाज़ की। ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर, और जब आपके पास इसकी डिस्टॉर्टेड अपीयरेंस होती है वो कब होती है, कुछ बॉडी रीजन्स में जब होता है। ठीक है, बीइंग मोर रिचली इनर्वेटेड एंड दस हैविंग इंक्रीज कॉर्टिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा रिचली इनर्वेटेड होंगे उनकी इंक्रीज कॉर्टेक्स में रिप्रेजेंटेशन होगी। ठीक है, जैसे कि आप देखिए ये हमारे पास येलो वाली एंटीरियर से पार्ट सारा एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी सप्लाई कर रही होती है, तो जिस तरह से नीचे टोज है, एंकल है, नहीं यहीं पे, ये थोड़ा सा आपको आइडिया जब होता है ना तो पता चल जाता है जब ये डैमेज होता है ना तो कौन सा। अच्छा, एक तरफ मोटर शो किया हुआ है और एक तरफ सेंसरी एरिया शो किया हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसका आइडिया जो है ना वो होना चाहिए बंदे को। ठीक है, और देखिए ग्रीन वाला पार्ट सारा मिडिल सेरेब्रल आर्टरी सप्लाई करती है, और जो सबसे नीचे जो ब्लू पार्ट पोस्टीरियरली दिख रहा है ना, ये पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी सप्लाई करती है। ठीक है, देन कम्स आपके पास जो सेरेब्रल आर्टरीज होती है ना, उनकी क्या कॉर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है। ठीक है, अब आपके पास ये येलो जितनी भी दिखती है ना वो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी इन तीनों डायग्राम्स में वो सप्लाई करती है हमारे पास एंटीरियर पार्ट और मीडियल पार्ट। ठीक, सरफेस। ठीक है, एंट्रोमीडियल सरफेस। ठीक है, इसके बाद मिडिल वाली जो है ना वो लैटरल सरफेस को, जबकि जो पोस्टीरियर वाली होती है ना वो पीछे पोस्टीरियर और थोड़ा सा इंफीरियर वाली सरफेस को सप्लाई करती है ब्लड को। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास एक ये कि वाटरशेड जोन्स कौन कौन से हमारे पास होते हैं, यानी कि वो जोन्स जहाँ पे ज़्यादा ब्लड सप्लाई ब्लड लॉस या हेमरेज होने का चांस होता है। ठीक है, तो वो आपके पास जो है ना एक होता है अच्छा, एक कॉर्टिकल बॉर्डर जोन्स आते हैं और एक इंटरनल बॉर्डर जोन, मतलब अंदर की तरफ, और एक कॉर्टेक्स वाली बाहर वाली कॉर्टेक्स वाली साइड की तरफ। जो कॉर्टेक्स वाली होती है ना वो मेरे पास दो दो आर्टरीज के बीच में आता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने आसानी से बताया ACA और MCA के बीच में, और इसके अलावा PCA और MCA के बीच में। ठीक है, टीयर सेरेब्रल आर्टरी और मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। ठीक है, जब इन दोनों के बीच में आता है ना एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी मिडिल सेरेब्रल आर्टरी वाला वाटरशेड इन्फार्क्ट आता है, तो आपके पास जो अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़ होती है ना उनकी वीकनेस आना शुरू हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले। ठीक है, और इसको कहते हैं मैन इन अ बैरल सिंड्रोम। और अगर आपके पास यही चीज़ मिडिल और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरीज के बीच में आ जाए इन्फार्क्ट, तो फिर क्या होएगा, फिर आपके पास ना हाई ऑर्डर विजुअल फंक्शनिंग होगी, डिसफंक्शनिंग होगी। ठीक है, जो देखने वाला है ना सिस्टम विजुअल डिसफंक्शनिंग, वो ये आपको याद करना है। ठीक है, क्योंकि आगे जाके हम पढ़ेंगे कि प्रॉपरली इनकी ब्लड सप्लाई कहाँ है, ये कैसे बनती हैं आर्टरीज एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है, प्रॉब्ली इन द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स लेक्चर्स। ओके, उसके बाद ये पता है कि जो कॉर्टिकल बॉर्डर जोन है ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये दोनों होते हैं, लेकिन अब जो इंटरनल अंदर की तरफ होते हैं वो असल में मिडल सेरेब्रल आर्टरी का ही होता है। उसी के अंदर जो सुपरफिशियल और डीप उसकी जो वैस्कुलर टेरिटरीज होती हैं उनके बीच में इंटरनल वाला बन जाता होता है। सही है, तो ये आपको एक छोटा सा जो है ना रफ एस्टिमेट आइडिया इसका होना चाहिए।
नाउ कम्स द मोस्ट फेमस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सर्कल ऑफ विलिस। इसमें बेसिकली एनास्टोमोसिस होती है बिटवीन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ब्लड सप्लाईज ऑफ द ब्रेन टू द ब्रेन। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें हम लोग ना नीचे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारे पास पीछे स्पाइनल कॉर्ड पड़ा हुआ है ना। ठीक है, वहाँ से मेरे पास ना दो आर्टरीज ऊपर की तरफ आ रही होती हैं। ठीक है, जिनको हम लोग कहते हैं वर्टिब्रल आर्टरीज, दिस वन वर्टिब्रल आर्टरीज। ठीक है, अब ये दो वर्टिब्रल आर्टरीज देखें आप लोग, ये दोनों गई, इन्होंने एक आर्टरी बना दी। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं बेसिलर आर्टरी। अब ये एक जो बेसिलर आर्टरी बनी है ना, यहाँ तक हम स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, अब हम इनकी ब्रांचेस को साथ साथ देख लेते हैं। ठीक है, जो दो वर्टिब्रल आर्टरीज है ना, देख लें उनके लैटरली ये दो कौन सी निकली हैं, पीछे पाइका, PICA, पाइका इसको कहते हैं, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। ठीक है, इधर साइड पे सेरिबेलम्स पड़े होंगे ना, तो वहाँ पे उसका भी पोस्टीरियर पार्ट को सप्लाई करी होगी। ठीक है, सो इट्स कॉल्ड पाइका। एक निकली और पीछे वाली साइड से निकली जो, और ऊपर जाके जो आगे वाली थोड़ी सी साइड से निकली तो उसको कहेंगे आई का, यानी एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। ठीक हो गया। अच्छा, और बिल्कुल इन दोनों के मिड से एक निकलती है। ठीक है, वो कौन सी होती है, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, AS से। ठीक है, अभी आगे जाके जब एबनॉर्मैलिटीज़ पढ़ेंगे ना, तब आपको बहुत अच्छा समझ आएगा कि कौन सी आर्टरी ब्लॉक हो जाए तो आगे से क्या मसले आना शुरू हो जाते हैं। दैट इज़ अ वेरी हाई यील्ड टॉपिक। ओके, सो स्टे ट्यून्ड। अच्छा, इसके बाद आ जाता है हमारे पास ये दो बन के बेसिलर बना दिया। ठीक है, सो बेसिलर आर्टरी की साइड से देख रहे हैं इतनी सारी ब्रांचेस निकल रही हैं, तो भाई क्या पड़ा हुआ है यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे पॉन्स पड़ा हुआ है, तो इसलिए पॉन्टाइन ब्रांचेस सारी की सारी निकल रही हैं। सो यस, फिर आपके पास ये बेसिलर आर्टरी ऊपर गई ना, तो अब यहाँ से भी आपके पास एक ब्रांच दी उसने, तो बेसिलर आर्टरी की बिल्कुल एक नीचे से ब्रांच आई है और एक ऊपर से ब्रांच आई है। नीचे वाली तो आई का बता दी थी, और एक ऊपर से जो आई थी ना, उसको हम लोग कहेंगे वही सेरिबेलर ही है, लेकिन ऊपर है तो सुपीरियर सेरिबेलर, SC है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि यही जो बेसिलर आर्टरी थी ना, इसने आगे फर्दर दो में डिवाइड कर दिए, दो आर्टरीज दी हैं। ठीक है, सो बेसिलर आर्टरी की ब्रांचेज आगे से दो होती हैं, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, तो ये पूरा ब्लू ब्लू कलर का शो किया है ना, फिर आगे ग्रीन और फिर येलो। देखो ये वाला ब्लू एरिया सारा है, ये बेसिकली ये डिनोट कर रहा है कि पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टरी, दैट इज़ अ ब्रांच ऑफ दिस वर्टिब्रल आर्टरी और बेसिलर आर्टरी। ठीक है, ओके, ये बात इसलिए पता होनी चाहिए कि ये आपके पास पीछे वाली से आ रहा है। ठीक है, और जो अगले दो थे वो आगे से आ रही होती हैं। सो अब ये जो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज होती हैं, ये होगी इधर से। अब ये क्या निकली हैं, ज़ाहिर है कम्युनिकेटिंग ब्रांचेज निकलेंगी ताकि वो आगे वाले के साथ कम्युनिकेट कर सके, तो ये वाली पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज होंगी। ये बीच में ना काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है। ठीक है, ये है मिडल सेरिब्रल आर्टरी, ये मिड में है ना, बिल्कुल इन दोनों के मिड में मिडल सेरिब्रल आर्टरी। और ये आ कहाँ से रही है, डायरेक्टली फ्रॉम दिस मेन आर्टरी विच इज़ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। सो नीचे वाला तो चलो इसकी ब्रांचेस थी ना वर्टिब्रल की, ये वाली, तो ये वाली जो एंटीरियर मिडल होती है ना, दे आर द ब्रांचेस ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, जो कि हमारी इधर नेक से ऊपर की तरफ जा रही होती है। सो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ने डायरेक्टली एक मिडल सेरिब्रल आर्टरी दी। ठीक है, और फिर उस मिडल सेरिब्रल आर्टरी के अलावा आगे की तरफ से क्या दी, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, और ये दो कनेक्शन पीछे से पोस्टीरियर के साथ कैसे कनेक्ट हुई है, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के थ्रू। ठीक है, और अब इसी ने एंटीरियर आगे भी तो कम्युनिकेट करना है ना, तो आगे जो है ना हमारे पास फिर ये कम्युनिकेट करती है थ्रू दी ये वाली एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ठीक है, ये आगे ऑप्टिक आजमा यहाँ पे पड़ा हुआ है। सो एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी आगे होती है। तो ये आपको एक रफ एस्टिमेट है, बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो आगे से बाकी छोटी छोटी चीज़ें तो हैं ही कि ये इंटरनल कैरोटिड ने आगे छोटी सी जो है ना एंटीरियर कोरोइडल भी देती है, इधर से लेंटिक्युलर भी देती है। ठीक है, तो ये चीज़ें तो साथ साथ है। ठीक है, अच्छा, इसके साथ ही हम लोग वीनस ड्रेनेज भी पढ़ लेते हैं इसकी, कि उसमें जो है ना वो क्या होता है। सो ये जो ड्यूरल वीनस साइनसेस होते हैं ना, ये पिक्चर बड़ी अच्छी बनी हुई है, इसमें आपको बताएंगे। पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि ये होता कि लार्ज वीनस चैनल्स होते हैं जो बेसिकली आपके पास ड्यूरामेटर के अंदर उसकी दोनों लेयर्स के बीच में रन कर रहे होते हैं, दैट इज़ पेरिओस्टियल लेयर एंड मेनिंजियल लेयर। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास ब्लड लेते कहाँ से, ये बेसिकली सारी की सारी जो वेन्स होती हैं ना, सेरिब्रल वेन्स, ठीक है, वो सारी की सारी इसमें आती हैं। ठीक है, और दूसरा जो CSF होता है ना, एरिथ्रोइड ग्रैनुलेशन से, वो भी इसमें आता है। ठीक है, तो अब आगे ये एम्प्टी किस में करती हैं, ये देखेंगे इंटरनल जगुलर वेन, सारा का सारा ये एरोस से ना थ्रू इधर फाइनली इंटरनल जगुलर वेन में एम्प्टी होता है। ठीक है, ब्रेन से सारा वेन्स लेके। ठीक है, उसके बाद जो अगर फॉर एग्जांपल इनमें से किसी जगह पे किसी साइनस की थ्रोम्बोसिस हो जाती है, क्या कहते हैं, सॉरी, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है, थ्रोम्बोसिस हो जाती है, तो फिर क्या होता है, फिर आपके पास साइंस सिम्टम्स ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर आएगा, विच इज़ हेडिक हो रहा है, बंदे को सीजर्स हो रहे हैं, पैपिलोडीमा हो रहा है। ठीक है, वो उसको फंडोस्कोपी करने पे पता चलता है, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स हो रहे हैं। ठीक है, और इसकी वजह से वीनस हेमरेजेस भी होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इट इज़ एसोसिएटेड विद हाइपर कोएगुलेबल स्टेट्स। एक ये बात पता हो कि ICP ज़्यादा होता है, और एक ये बात पता हो कि थ्रोम्बोसिस की वजह से एक हाइपर कोएगुलेबल स्टेट्स के साथ ये एसोसिएशन है। ठीक है, यानी कि जो लोग प्रेग्नेंट होते हैं, जो OCP यूज़ कर रहे होते हैं, फैक्टर 5 लेडिन डेफिशिएंसी होती है। सो बेसिकली ये जो कुछ हाइपर कोएगुलेबल स्टेट्स और भी बहुत सारी होती हैं। ठीक है, अगर किसी में ये पहले से टेंडेंसी हो तो उसमें ये थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब क्विकली हम लोग ये देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास ये देख रहे हैं, सुपीरियर ऑफ्थाल्मिक वेन थी, फिर यहाँ स्फीनोपेराइटल साइनस एक बनता है, फिर ये अंदर की तरफ एक कवर्नियस साइनस बनता है। ठीक है, इधर सबसे भी ब्लड आता है यहाँ पे। ठीक है, इनके अंदर ड्रेन हो जाता है। ठीक है, अब ये आपके पास जो है ना, अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं
कि ये सबसे ऊपर कौन सा है, ठीक है, ये आपके पास सबसे बड़ा वाला है, ठीक है, दैट इज सुपीरियर सैजिटल साइनस, जो कि मेन लोकेशन ऑफ CSF रिटर्न वाया एरेक्नोइड ग्रैन्युलेशन है। दिस इज सबसे बड़ा इज सुपीरियर सैजिटल साइनस। अच्छा, अब ये जो बीच में आपके पास ना ये और ये मिला के ये चीज़ बनाते हैं, दिस इज स्ट्रेट साइनस। ये जो स्ट्रेट साइनस बनता है ना, ये किन दो के मिलने से बनता है, ये पूछा जाता है। एक इंफीरियर सैजिटल साइनस से, ठीक, ज़ाहिर ये सुपीरियर था, उसके नीचे इंफीरियर पड़ा एक वो, और दूसरा ये वाला ग्रेट सेरिब्रल वेन ऑफ गैलन, ठीक है, इन दोनों के मिलने से आपके पास स्ट्रेट साइनस बनता है। ये MCQ है। फिर स्ट्रेट साइनस किस में ड्रेन होता है, ये आपके पास सुपीरियर सैजिटल साइनस पे ड्रेन होता है, और साथ ही साथ इसके अंदर ऑक्सीपिटल पीछे से ड्रेन हो रहा होता है, और यहाँ से साइड से ट्रांसवर्स साइनस होता है, ठीक है। तो अब आपके पास ये सारा का सारा होता है कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस, यानी जहाँ पे सारे साइनसेस आके मिलते हैं। यहाँ से आगे फिर ट्रांसवर्स साइनस में ब्लड जाता है, वहाँ से यहाँ पे ये वाला चीज़ सिग्मोइड साइनस बन जाती है, फिर आपके पास जुगुलर फोरामेन के थ्रू गुजर के इंटरनल जुगुलर वेन में ड्रेन होता है, जो कि हम लोगों ने पढ़ा है कि सारा का सारा इंटरनल जुगुलर वेन में ड्रेन होता है, राइट। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी हाई यील्ड टॉपिक। सो नेक्स्ट वीडियो लंबी हो रही है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट उसमें करते हैं वीडियो में, ठीक है। ओके, सब्सक्राइब फॉर मोर।